क्वेश्चन भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो आप कितना दिमाग लगा सकते हैं। देखो, एक तो बात क्लियर है कि ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से होने वाला है। ठीक है, तो क्यों ना इसमें एक्स स्क्वायर को वाई ले लिया जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैं क्या ले रहा हूँ, वाई। जस्ट इसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इसे हम बस वाई, एक तरह से मैं एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वाई से बस। तो थोड़ी देर के लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, जहाँ पे वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई प्लस टू एंड वाई प्लस थ्री, और है तो डी एक्स ही है। अभी डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हो रहा है इसमें, बस वाई को हमने रिप्रेजेंट किया है, एक्स स्क्वायर को हमने रिप्रेजेंट किया है वाई से, और कुछ भी नहीं किया है। तो चलो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना हो अगर मुझे, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि y अपॉन वाई प्लस टू एंड वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू ए बाई, आपका लीनियर है ना डिनोमिनेटर का, ये y प्लस टू लीनियर है, तो ऊपर कांस्टेंट a ले लिया और b ले लिया और y प्लस थ्री। हमें मालूम है कि जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाना हो और इस तरह से हो तो हम a अपॉन वाई प्लस टू कर सकते हैं और b अपॉन वाई प्लस थ्री कर सकते हैं। अब कांस्टेंट a और b की वैल्यू निकालना है भाई, समझ रहे हो। कांस्टेंट a और b की वैल्यू वो कैसे फाइंड करेंगे, वो एलसीएम से करते हैं, और हम कोफिशिएंट्स के y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई पहले तो कर देते हैं, तो a मल्टीप्लाइड वाई प्लस थ्री एंड b मल्टीप्लाइड वाई प्लस टू, और डिनोमिनेटर में आपको जो मिलेगा वाई प्लस टू वाई प्लस थ्री, वो तो एक्चुअली इससे कैंसिल हो जाएगा वाई प्लस टू वाई प्लस थ्री से, तो उसके लिए तो हम नहीं बॉदर करते हैं, वाई को उठा के लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, इससे मैं कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, वाई को ऐसे लिखा रहने देते हैं, ए वाई हो जाएगा और थ्री ए अंदर ए मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका बी वाई हो जाएगा और टू बी। तो कांस्टेंट को एक जगह लिख लेते हैं और वाई के कोफिशिएंट को एक जगह कर लेते हैं। तो ए प्लस बी लिख लिया हमने, और वाई का कोफिशिएंट इसमें से सर वाई कॉमन कर लिया, और रही बात थ्री ए और टू बी की, तो उसको हमने लिख दिया, और वाई आपका है ही। अब क्या करो, इस इक्वेशन में आप y का कंपैरिजन करो। देखो y का कोफिशिएंट इधर वन है और इधर a प्लस बी है, तो मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में वन है, और थ्री ए प्लस टू बी ये कितना है सर, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट इधर कितना है, जीरो है। तो अगर कंपैरिजन भी कर रहे हैं हम, तो टू ए थ्री ए प्लस टू बी आपका जीरो मिल जाएगा इधर से। अब भाई दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और a और b की वैल्यू फाइंड करो। ठीक, तो ये तो पहले भी किया है काफ़ी बार, है ना, कर सकते हैं। मैं ए को इक्वल कर लेता हूँ, ए के कोफिशिएंट को, तो मैं थ्री का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थ्री ए थ्री बी इक्वल्स टू थ्री से कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को मैं थ्री का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एल एस एस आर एच एस में, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब मैं वो थ्री ए इक्वेशन सेकंड जिससे हम कह रहे हैं, इसको उठा के लिख लेते हैं, थ्री ए प्लस टू बी इक्वल्स टू जीरो, और नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो गया, इधर से तीन में से दो भी गया तो सिंगल भी बचने वाला है, और जीरो में थ्री से जीरो माइनस होगा तो थ्री हो जाने वाला है। बी की वैल्यू मतलब थ्री मिल गई, अगर बी की वैल्यू थ्री मिल गई तो हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, ए प्लस बी इक्वल्स टू वन, तो अगर बी थ्री है तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस थ्री विच इज माइनस टू, ए की वैल्यू फिर माइनस टू है। ओके, ए और बी दोनों मिल गया, इंटीग्रेट करना है ए अपॉन वाई प्लस टू और बी अपॉन वाई प्लस थ्री। आ जाओ आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट में मुझे मालूम है अगले स्टेप में ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू, और ये सर डी एक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी हमने इसे चेंज नहीं किया है, ये डी एक्स ही है और यहाँ पर वाई है ना, एंड प्लस बी की वैल्यू कितनी है, थ्री, और आपकी वाई प्लस थ्री, और ये हो गया डी एक्स। क्यों ना अब मैं जहाँ पर वाई है वहाँ एक्स स्क्वायर लिख लूँ, करेक्ट। अब यहाँ पर आ गया है वाई, आपको अब चेंज करने का समय आ गया है, मतलब एक्स स्क्वायर का अब काम आ गया है। तो हम क्या करेंगे, माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन तो तभी होगा तब जब वेरिएबल सेम होगा ना सर, ये y और डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, तो हम y को जो x था एक्स स्क्वायर उसको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से मैंने थ्री अपॉन वाई के प्लेस पे क्या लिखना था, एक्स स्क्वायर हमने ले रखा था तो लिख दिया, और इसे लिख दिया डी एक्स। ओके, अभी तो हम कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन, कैसे, चलो देखते हैं। देखो कांस्टेंट तो पहले कॉमन कर लेते हैं, कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू होल स्क्वायर डी एक्स, प्लस थ्री कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री ए स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर। देखो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, हमारे पास इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मेट है ये,
ये कैसा फॉर्मेट है, आपके पास इस तरह का फॉर्मूला आपको याद होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। जब इस फॉर्म में इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है तो हम क्या लिखते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो बस वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। -2 तो रहेगा, कांस्टेंट था, 1/a, a की वैल्यू कितनी है, √2, तो 1/a √2 tan इनवर्स x/a, a कितना है √2, ओके, प्लस 3 की प्लेस पे 3 रहेगा, 1/a, यहाँ पे देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, a मतलब √3, तो मतलब 1/√3, एंड tan इनवर्स x/a मीन्स √3 प्लस c। यही तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन है, करेक्ट। आगे कुछ करना है थोड़ा मोड़ा भी और भी कुछ कर सकते हैं, और अगर मैं कैंसिल करता भी हूँ तो ये तो आपका √2 हो जाएगा, ठीक। तो -√2 tan इनवर्स x/√2, और यहाँ से इसे कैंसिल करता हूँ तो इस पर √3 पे आ जाएगा, तो ये √3 tan इनवर्स x/√3 प्लस c। आई थिंक दिस इज फाइनल आंसर, ओके। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये बता दूं ये सारे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं, है ना, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। चलो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामिनेशन में आया, देखो 2019 इसमें भी आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ये दिल्ली में पूछा गया, ओडी, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, सारे क्वेश्चन आपके पार्शियल फ्रैक्शन के हैं, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं सर, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन ये x² प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, x² प्लस 1 एंड x प्लस 2, क्वेश्चन को एक बार हमने लिख ही लिया, ठीक है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, ये आपका नीचे x² प्लस 1 क्वाड्रेटिक है, तो मैं इसके लिए यूज क्या कर सकता हूँ, पहले तो x प्लस 2 को कर लेते हैं, a बाई x प्लस 2 लिख सकते हैं, एंड प्लस इसका जो पार्शियल फॉर्म है वो bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1 होगा। जब भी नीचे सर क्वाड्रेटिक हो ना तो ऊपर लीनियर फंक्शन रखते हैं, ठीक, और अगर नीचे लीनियर है डिनोमिनेटर तो ऊपर क्या रखते हैं, हम कांस्टेंट रखते हैं, 1 डिग्री कम रहेगी हमेशा, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में हम इसे लिख सकते हैं, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, x² प्लस x प्लस 1 एंड a में क्या मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a का, तो a हो जाएगा आपका ax² प्लस a, करेक्ट, ये a मल्टीप्लाई करेगा x² में और प्लस a हो जाएगा, एंड प्लस अब bx प्लस c मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ, तो bx प्लस c और ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगा x प्लस 2 का, करेक्ट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x² प्लस x प्लस 1, देखो इसका डिनोमिनेटर तो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, x² प्लस 1 x प्लस 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से, बचेगी सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट, और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, ax² प्लस a प्लस मल्टीप्लाई करा देते हैं, bx अगर फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो bx², करेक्ट, और 2bx, और फिर c मल्टीप्लाई होगा तो cx एंड प्लस 2c, ओके। सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को एक जगह पे कर लेते हैं, ये और ये, तो कर लेंगे तो हमारा a प्लस बी और x² आपका कॉमन हो जाएगा, और प्लस जहाँ तक रही बात x के कोफिशिएंट की, तो ये रहा और ये रहा, इसमें x अगर कॉमन करते हैं तो 2b प्लस c और x इसमें है कॉमन, और प्लस ये रही बात कांस्टेंट a की, और ये रहा कांस्टेंट 2c, तो a प्लस 2c लिख लेते हैं कांस्टेंट में, और x² प्लस x प्लस 1 तो है। अब कंपेरिजन कर लेते हैं कोफिशिएंट का, यहाँ पर आपका RHS साइड में x² का कोफिशिएंट a प्लस b है, वेरी गुड, और अगर हम इधर देखने जाएंगे भैया तो x² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको मैं 1 लिख दे रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2b प्लस c, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है, इधर x का कोफिशिएंट 1 है, ओके लिख लिया, कांस्टेंट 2a प्लस 2c कितना है, इधर 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है। आपके पास 3 कंडीशन दी हैं, सॉल्व करके abc कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्यों ना एक काम कर लेता हूँ, जहाँ पर आपका देखो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2c, करेक्ट, यहाँ से a की वैल्यू 1 माइनस 2c है, मैं इसमें उठा के रख देता हूँ इक्वेशन में, a की जगह पे 1 माइनस 2c प्लस b इक्वल्स टू 1, देखो 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, 2c को उधर भेज देंगे तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2c, मतलब b की वैल्यू 2c है, ओके। इस इक्वेशन में रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 और b की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 2c रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2c एंड प्लस c इक्वल्स टू 1, 2 2 4 और 4 1 5c, 5c इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू आ गई 1/5, वाह,
अगर सी की वैल्यू 1/5 मिल चुकी है मुझे, तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 2/5। क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर 1/5 रखेंगे, 2 1 जा 2 और 2/5। अच्छा, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। अब ए को फाइंड करना है, ए को फाइंड करना तो ईजी है ना, ए इक्वल्स टू 1 माइनस 2c, और सी कितना है 1/5, तो ये 2/5 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये चीज़ हो जाएगी आपकी 3/5, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। ओके, अब कुछ नहीं करना सर, ए बी सी तीनों कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पर लाके पुट कर देना है और डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म वाले को। पहले तो लिख लेते हैं हम इसे पहले, ठीक है। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स प्लस 2 एन प्लस बी इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा स्पेस कर लेते हैं इसमें हम, ये ठीक। तो इसे करना है फाइनली इंटीग्रेट हमें। ओके, ए की वैल्यू कितनी है सर 3/5 आपके सामने है। 3/5 हम बाहर ही कर लेते हैं पूरा कांस्टेंट, 1/x+2 हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन। तो यहां पर आपको bx प्लस सी है ना, तो b की वैल्यू कितनी है 2/5, वेरी गुड, और x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1/5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3/5 इंटीग्रेशन 1/x+2 dx एंड प्लस, यहाँ पर मैं इसे स्प्लिट कर सकता हूँ 2/5 x के नीचे कर सकता हूँ x² + 1 को, और फिर 1/5 के नीचे x² + 1 को हम ले जा सकते हैं। अगर मैं 2/5 x के नीचे ले जाता हूँ तो देखो 2/5 बाहर कर सकते हैं और x/(x² + 1) dx लिख सकते हैं एंड प्लस, अब 1/5 के नीचे ले जाऊंगा सर तो 1/5 कॉमन कर सकते हैं और 1/(x² + 1) dx लिख सकते हैं। ठीक भाई, 1/5 के नीचे मैं x² + 1 को लिखना चाहूँ तो 1/5 कॉमन हो जाएगा और 1/(x² + 2 + 1 dx हो जाएगा। अब देखो इसे सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं 3/5 और ये हो जाएगा log mod x+2 एंड प्लस ये हो गया, हाँ इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना होगा, 2/5 हो गया। क्यों ना मैं यहाँ पर देखो इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ x² + 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x dx = dt और x dx की प्लेस पे dt/2। तो हम यहाँ पर x dx की प्लेस पे लिख सकते हैं dt/2 और x² + 1 की प्लेस पे लिख देते हैं t प्लस, ये 1/5 हो जाएगा और इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। चलो अगले स्टेप में हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इस स्टेप में रहने ही देते हैं, हाँ। तो थोड़ा सा अभी हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं, ये स्क्रीन थोड़ा आपका प्रॉब्लम हो रही है, ये इस पे सब बचा नहीं है, नीचे ना क्वेश्चन बड़े हैं ये। तो अभी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3/5 एंड log x+2 प्लस ये आपका होगा 2/5 और 1/2 कॉमन कर लेते हैं, फिर बचेगा कितना, ये 1/2 जो कांस्टेंट से बाहर कर लेते हैं और 1/2 का इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस, और 1/5 अगर मैं देखूं तो ये एक्चुअली क्या हो सकता है x² + 1² है ना, और x² + 1² के लिए हम लगा सकते हैं tan इनवर्स वाला फॉर्मूला। तो 1/a की वैल्यू 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और tan इनवर्स x/a, a तो 1 है तो लिखेंगे नहीं, प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। सर ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं और t की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं बस, तो बाकी फाइनल आंसर आ चुका है 3/5 log mod x+2 एंड प्लस आपका 1/5 log mod t की वैल्यू कितनी है सर x² + 1 x² + 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x + c। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगला वाला, देखिए तो पहले क्वेश्चन है क्या ये। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 2017 में एग्जाम में आया है। देखो इसे देख के डरने की ज़रूरत बिल्कुल है नहीं सर, ये 3 cos² x - 7 sin x और ये दुनिया का चीज़ तो दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, बस दिमाग का खेल है। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको कुछ जाना पहचाना सा ये लग रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ किनारे लास्ट में लाके। 13 cos² x - 7 sin x है ना, तो इसे थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसे लिख सकता हूँ 13 माइनस ये cos² x को लिख सकता हूँ 1 - sin² x और -7 sin x है ना, और फिर ये 13 - 1 - प्लस
साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, क्यों, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख लेते हैं, और माइनस 7x 7 साइन एक्स भी लिख लेते हैं, और 13 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट होता तो प्लस का 12 बचने वाला है। इसमें फैक्टराइज कर सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया मैंने, और ये 7 साइन एक्स को लिख दिया 4 साइन एक्स और माइनस 3 साइन एक्स, करेक्ट, और प्लस ये 12, और यहाँ से अगर मैं साइन एक्स कॉमन कर ले रहा हूँ तो क्या बच रहा है, सिंगल एक साइन एक्स बच रहा है, और माइनस का 4 हो जा रहा है, क्योंकि इन दो टर्म में मैं कॉमन कर रहा हूँ साइन एक्स को, और माइनस 3 यहाँ कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ साइन एक्स और प्लस माइनस ये वाला माइनस, और बचेगा यहाँ पे 4। ओके, तो एक ब्रैकेट में हम अब क्लियर दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स माइनस 4 दोनों ही टर्म में कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन एक्स, भाई पहले वाले टर्म में अगर साइन एक्स माइनस 4 को कॉमन कर लिया तो यहाँ साइन एक्स बचेगा, और माइनस उस टर्म से बचेगा 3। तो सर मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स एक ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस 4 और नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस 3, इस तरह से कुछ फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं। आ जाओ, बस यही तो खेल था। 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स माइनस 2 है ना, और कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई, ये जो नीचे का पूरा डिनोमिनेटर है उसे लिख सकते हैं हम साइन एक्स माइनस 4 एंड नेक्स्ट साइन एक्स माइनस 3। अच्छा, अब कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, और करते ही सब्स्टिट्यूशन हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर और रास्ता भी हो जाएगा क्लियर। चलो साइन एक्स को ले लो आप, टी एक काम करो, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होने वाला है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। भाई डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन को तो साइन एक्स आपका कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा और डी टी हो जाएगा, बस बस रिप्लेस कर दो कॉस एक्स डी एक्स को डी टी से, और जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ टी, इंटीग्रेशन जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ सर टी, ओके, और कॉस एक्स डी एक्स को डी टी और डिवाइडेड बाई साइन की जगह टी माइनस 4 एंड टी माइनस 3। जान पहचान का आदमी हो गया ये पार्शियल फ्रैक्शन है आपकी, और पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से अप्लाई की जाएगी, ए बाई टी माइनस 4 की और प्लस बी बाई टी माइनस 3, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों ही लीनियर हैं, हम ऊपर कांस्टेंट रखेंगे बस, ठीक है। तो मैं इसे कंपैरिजन कर सकता हूँ, 3t माइनस 2 इक्वल्स टू ए का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस इसमें t माइनस 3 में, तो कितना हो जाएगा at माइनस a3, ओके, प्लस b का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें bt माइनस 4b, करेक्ट, b क्रॉस मल्टीप्लाई इसे करेगा और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा t माइनस 3 t माइनस 4 से। तो बस यही हमें स्टेटमेंट मिलेगी। इस स्टेटमेंट से मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। 3t माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम t के कोफिशिएंट को पास में कर लेते हैं, ये रहा एक ये और एक ये, ओके, आई थिंक ये b है, हाँ bt माइनस 4b, ओके, तो हम यहाँ पर t कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b और इसमें हो जाएगा 3a माइनस 4b, ठीक है। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी होने वाली है 3, कंपैरिजन, थ्रू कंपैरिजन वी कैन सी दैट a प्लस b इज 3, और रही बात माइनस 3a और माइनस 4b की जो कि कोफिशिएंट है, तो इधर कोफिशिएंट माइनस 2 है तो इधर माइनस 2 लिख देते हैं, ओके, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, है ना। तो इस स्पेस के अंदर हम लिख सकते हैं इसे, माइनस अगर मैं कॉमन करूं तो 3a प्लस 4b इक्वल्स टू माइनस 2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये इक्वेशन कुछ है आपकी, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसे बोल देते हैं, इसे फर्स्ट बोल देते हैं। सॉल्व करने के लिए मुझे एक ना एक कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, एक कोफिशिएंट 3 जो है इसे मैं सेम कर लेता हूँ, मैं इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 9, ओके, और ये आपकी क्या हो जाएगी 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 2, ओके, नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस b और इक्वल्स टू 7, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई ऑलमोस्ट माइनस 7, है ना। देखो भाई ये 3 में से 4 भी घटेगा तो माइनस का भी आ जाएगा, और 9 माइनस 2 जब होगा यहाँ से तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, तो b की वैल्यू माइनस 7 हो गई। और b की वैल्यू अगर माइनस 7 है सर, तो a की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, कहीं भी उठा के रख दो सर, a माइनस 7 इक्वल्स टू 3, मैंने इस इक्वेशन में उठा के रख दी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10, a की वैल्यू हो गई 10 और b की वैल्यू हो गई माइनस 7, बस अब यहाँ पे पुट करना है और इंटीग्रेट कर देना है सिंपल तरीके से, बिल्कुल ओके। तो चलो मैं रख देता हूँ इंटीग्रेशन a अपॉन a 10 है t माइनस 4 डी टी एंड प्लस b की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, b की प्लेस पे है मेरा माइनस 7 अपॉन t माइनस 3 डी टी, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 10 को बाहर कर लेंगे, हो जाएगा ये लॉग मॉड t माइनस 4, करेक्ट, और ये माइनस का 7 और लॉग मॉड t माइनस 3 प्लस c, t को रिप्लेस कर देते हैं, जो हमने साइन ले रखा है,
साइन एक्स ले रखा है ना टी की प्लेस पे, बस उसे उठा के रख देंगे। तो 10 लॉग टी की प्लेस पे है आपका साइन एक्स माइनस 4 एंड माइनस 7 लॉग साइन एक्स माइनस 3 प्लस सी। दिस इज फाइनल आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगला सवाल बहुत छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन है बड़ा दमदार ऐसा लग रहा है। नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका e पावर 2x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3 होल क्यूब। सर ये वही वाला क्वेश्चन है। देखो ऑलमोस्ट आपको e पावर x जब आपको समझ में दिखाई पड़ जाए तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का जो फिक्स पैटर्न है ये e पावर x आपका fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e पावर x एफ एक्स प्लस सी। बस यही इसी आप इक्वेशन के लिए दिमाग लगाना स्टार्ट कर दे। इस तरह के फंक्शन, इस तरह के टाइप को आप जैसे आपको e पावर x दिखाई दे, आप मान के चलें कि यहाँ पे एक फंक्शन x होगा और दूसरा एफ डैश एक्स होगा। किसी मुझे जुगाड़ से दिमाग से ये चीज़ ले आनी है। चलो तो दिमाग लगाना जब स्टार्ट करेंगे तो e पावर 2x मामला गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, आप 2x को ही t ले लो, समझ रहे हो, 2x को ही t ले लो तो क्या हो जाएगा ये 2dx इक्वल्स टू dt है ना, और dx क्या हो जाएगा dt बाई 2। वेरी गुड, dx हो जाएगा आपका dt बाई 2। ओके, रिप्लेस कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। रिप्लेस क्या करेंगे e पावर t, क्योंकि आपने 2x को t ले रखा है, और 2x की जगह t हो जाएगा तो t माइनस 5 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा t माइनस 3 होल क्यूब, और dx की प्लेस पे क्या हो जाएगा सर dt बाई 2। ओके, 1/2 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये है कांस्टेंट, इसका कुछ काम वाम है नहीं, ठीक है। और e पावर t, अब मुझे ये बात मालूम है ये है t माइनस 3। मुझे क्या करना है, अगर ये fx और f डैश एक्स ढूंढना है तो क्लियर है इस 5 को t माइनस 3 लिखना होगा, इस 5 की प्लेस पे 3 लाना होगा। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ t माइनस 3 माइनस 2 लिख देता हूँ सर 5 को, और फिर इसे क्या लिख देता हूँ t माइनस 3 होल क्यूब। ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में इस तरह से ही हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी आपका न्यूमरेटर में होगा डिनोमिनेटर के जैसे हमें लाने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 1/2 और e पावर t हो गया। मैं t माइनस 3 होल क्यूब को एक बार t माइनस 3 के डिनोमिनेटर में और 2 के डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर लेता हूँ। तो एक काम कर लेता हूँ, t माइनस 3 डिवाइडेड बाई t माइनस 3 होल क्यूब माइनस 2 अपॉन t माइनस 3 होल क्यूब dt। क्या किया, बस कुछ भी नहीं, t माइनस 3 के डिनोमिनेटर में एक बार ले गए और फिर एक 2 के डिनोमिनेटर में थोड़ा सा स्प्लिट किया इसे, 1/2 एंड e पावर t। ये क्या हो जाएगा आपका, एक तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा t स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 अपॉन t माइनस 3, ये बच जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस 2 अपॉन t माइनस 3 होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज dt। बस हो गया अपना काम अब, ठीक है। ये फंक्शन है fx और ये है f डैश x, आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, एक्चुअली में ये वाला फंक्शन है fx और ये वाला फंक्शन है f डैश x। तो इस सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 तो रहेगा, इंटीग्रेशन होगा e पावर t fx, और fx कौन है, fx है 1 अपॉन t माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस c। अब t को रिप्लेस कर दो आप, 1/2 t की जगह पे क्या रखेंगे सर, 2x ले रखा है तो 2x रखेंगे, 1 अपॉन 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन।